हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या होता है, जिसको इनके बारे में नहीं पता है, पहले मैं बता दूं कि जब भी आपने कभी किसी को ब्लड डोनेट करते हुए या ब्लड रिसीव करते हुए देखा होगा तो उसमें एक कंपैटिबिलिटी ब्लड की डिस्कस की जाती है कि ब्लड जो डोनर और रिसीवर है उसका मैच करना चाहिए। इसी को बोलते हैं ब्लड की कंपैटिबिलिटी। तो चेक किया जाता है डोनर का ब्लड और रिसीवर का ब्लड। तो इसमें ब्लड ग्रुपिंग होती है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये क्या होता है इसी को समझेंगे। मैंने ए बी और ओ इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया होगा और शायद बहुत सारे लोग इसमें से आप लोगों में से जानते भी होंगे कि ये ए बी या ए बी ओ ये होता क्या है। तो देखिए, मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूं और उसके बाद फिर हम लोग RH फैक्टर पे आ जाएंगे कि RH फैक्टर क्या होता है। तो अगर मैं आपसे अपने ब्लड की बात करूं, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है ना, उसके लिए मैं एकदम ये बेसिक से वीडियो बना रही हूं कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें दो पोर्शन होते हैं। एक होता है ब्लड का लिक्विड पोर्शन एंड द सेकेंड वन इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है उसमें आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, और जो ब्लड का सॉलिड पोर्शन होता है इसमें होती है हमारी ब्लड की सेल्स। ब्लड की सेल्स तीन तरह की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो जो RBC होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या इराइथ्रोसाइट्स, इस सेल की सरफेस पे कुछ यहां पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटीजन। ठीक, तो RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है क्या? एंटीजन। और जो हमारे ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है यानी ब्लड का प्लाज्मा, इसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। ठीक, तो अब RBC के सरफेस पे बहुत तरह के एंटीजन हो सकते हैं। ठीक, जिसमें अगर एंटीजन A तरह का है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। B तरह का है तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर इनमें से एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक, ये बातें बेसिक सी बातें हैं, ABO ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता है। बट बिसाइड दीज एंटीजन, यानी कि इन एंटीजन्स के अलावा एक और एंटीजन हमारी ब्लड की सेल्स पे प्रेजेंट हो सकता है। और अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो हम क्या कह देंगे? A पॉजिटिव, यानी इसके अलावा। ठीक है, और अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव। इसी तरीके से मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप B है और ये एक्स्ट्रा एंटीजन प्रेजेंट है तो B पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो B नेगेटिव हो जाएगा। सेम AB ब्लड ग्रुप है, यानी RBC की सरफेस पे A और B दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है। इसके साथ में एक्स्ट्रा वाला एंटीजन, जिसको हम लोग ये RH एंटीजन कह रहे हैं, अभी इसके बारे में भी बता रही हूं, ये प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एब्सेंट है तो नेगेटिव। सेम अगर A या B दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपको पता है ब्लड ग्रुप O होगा। और लेकिन O ब्लड ग्रुप के साथ अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है, यानी RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो RH पॉजिटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। यानी कि AB एंटीजन के अलावा एक और एंटीजन चेक किया जाता है जब किसी पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो दूसरा एंटीजन है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं अगर एंटीजन प्रेजेंट तो RH पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव, इसी एंटीजन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? RH फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो यही RH फैक्टर हम लोग को यहां पर समझना है कि RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर आपकी RBC की सरफेस पे प्रेजेंट एक एंटीजन होता है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये RH फैक्टर यानी RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है, 90% ह्यूमन पॉपुलेशन, वो क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। यानी AB ब्लड ग्रुप या O ब्लड ग्रुप कोई भी हो, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है पॉजिटिव होने की। लेकिन कुछ केसेस में जहां पर ये RH एंटीजन नहीं होता है, यानी ये एक्स्ट्रा एंटीजन नहीं होता है, उस केस में ब्लड क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे कि RH एंटीजन क्या है? ये एक एक्स्ट्रा एंटीजन है जो RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा जब कभी भी किसी पर्सन को ब्लड चढ़ाया जाएगा या ब्लड डोनेट किया जाएगा, तो यही एंटीजन AB एंटीजन के साथ साथ ये एंटीजन भी चेक किया जाता है।
ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं। अब ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि RH एंटीजन क्या होता है, कहां प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस पे। अब जरा कंपैटिबिलिटी देखें कि क्या कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता, तो जवाब होगा ना। मतलब कि आप अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो एक बार RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव को दिया जा सकता है। मैं क्या कह रही हूं कि एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, सेकेंड टाइम में ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों है आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिसीवर है जो ब्लड रिसीव कर रहा है, और डोनर है जो ब्लड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक, इस रिसीवर का ब्लड सपोज दैट ए बी ओ या ओ, मतलब कि कोई भी ए ब्लड हो सकता है, बी ब्लड हो सकता है, ए बी ब्लड हो सकता है, या ओ ब्लड हो सकता है। इसके साथ में RH एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। मतलब कोई भी इनमें से आप ले लीजिए, मैंने ले लिया ब्लड ग्रुप ए फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ये जो रिसीवर है या ये जो पेशेंट है, इसके पास ए के साथ में RH एंटीजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको इमीडिएट ब्लड की नीड है। डोनर हमें मिला, ए ब्लड ग्रुप वाला तो मिला, लेकिन ए नेगेटिव नहीं मिला। मैंने आपसे क्या कहा कि आप परफेक्ट मैचिंग करोगे। परफेक्ट मैचिंग का मतलब है कि रिसीवर का ए नेगेटिव है तो डोनर का भी ए नेगेटिव होना चाहिए। बट इनकेस नहीं मिला, हमें मिला क्या, ए पॉजिटिव। ठीक, ए पॉजिटिव ब्लड मिला, तो अब क्या होगा, इस ए पॉजिटिव पर्सन का ब्लड फर्स्ट टाइम इस ए नेगेटिव को दिया जा सकता है। यानी कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं हम। कराना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, इमरजेंसी कंडीशन में करा सकते हैं। अब होगा क्या, इस रिसीवर की बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी, आप समझना कि जब ए पॉजिटिव का ब्लड यानी कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक, ए नेगेटिव वाले की सरफेस पे एंटीजन नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये जो ए नेगेटिव वाला रिसीवर है, इसकी प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में एंटीबॉडी इसके नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब अगर हमारे पास एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं होगी। ठीक, लेकिन जब ये ब्लड इसको ट्रांसफर हुआ, जैसे ही ब्लड सेल बनी तो प्लाज्मा क्या करने लगा, प्लाज्मा इस सेल को पहचान लेता है कि ये सेल क्या है, फॉरेन सेल है, ये तो हमारी बॉडी की सेल है ही नहीं। और जब ये प्लाज्मा इसको पहचान लेगा तो प्लाज्मा क्या बनाने लगेगा, एंटीबॉडी बनाने लगेगा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लगेगा। अब सवाल उठता है कि प्लाज्मा में जब एंटीबॉडी बनने लगेगी तो इस सेल को मार दिया जाएगा। और मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन आप करा सकते हो, तो फिर ये बात तो मेरी जस्टिफाई नहीं हो रही है। तो अभी मैं इस बात को जस्टिफाई करती हूं। कैसे, देखो, एंटीबॉडी बढ़ने में टाइम लगता है और आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 मंथ। तो जब तक आपकी बॉडी में अच्छी संख्या में एंटीबॉडी बनके तैयार होती है, तब तक ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। यानी एंटीबॉडी जब तक बनके तैयार हुई तब तक आरबीसी का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया। और इसी वजह से फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में एंटीबॉडी नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सेल पहुंचेगी, कोई ऐसी सेल पहुंचेगी जो आपकी बॉडी से मैच नहीं करती है, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी ही बनाएगी। बट मैंने क्या बताया कि जब तक एंटीबॉडी बनके तैयार होती है तब तक की हमारी आरबीसी की डेथ हो चुकी होती है, यानी लाइफ स्पैन लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। इस वजह से ये एंटीबॉडी इस पर एक्ट नहीं कर पाती है। ठीक, या एक्ट करती भी है तो आरबीसी बहुत कम संख्या में बची होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इस रिसीवर को दोबारा से ब्लड की जरूरत पड़ी और जब दोबारा ब्लड दिया जाएगा तो दोबारा आप ए पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते, आपको इसको ए नेगेटिव का ही ब्लड देना होगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने इस बार फिर से ए पॉजिटिव का ब्लड दिया तो ए पॉजिटिव के पास एंटीजन तो है, ठीक,
इस बार एंटीबॉडी भी है। पिछली बार क्या था, पिछली बार आपने जब ए पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया था तो एंटीजन तो उधर से आया था बट बॉडी में एंटीबॉडी नहीं थी, और जब तक एंटीबॉडी बनती तब तक आरबीसी का लाइफ स्पैन पूरा हो चुका था, तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सेकंड ट्रांसफ्यूजन में मान लीजिए आपने फिर से इसको ए नेगेटिव का ब्लड ए पॉजिटिव का ब्लड दे दिया, तो क्या होगा, एंटीजन आएगा और इस बार एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी में इंटरैक्शन होगा। आपको पता है एंटीबॉडी एंटीजन को क्या कर देगा, किल कर देगा, खत्म कर देगा, यानी ये सेल्स यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, इनको मार दिया जाएगा और तब जाके इस पेशेंट के अंदर एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होने लगेगी। इसीलिए फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन कराया जा सकता है बट सेकंड ट्रांसफ्यूजन नहीं करा सकते आप, ठीक, क्योंकि सेकंड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आप ऑलरेडी पहले करा चुके हो तो एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर है और सेकंड ट्रांसफ्यूजन फिर यहां पे सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ये केस है आरएच फैक्टर का, जिसमें आरएच एंटीजन की चेकिंग की जाती है। तो ये तो नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन का केस है। इसमें एक स्पेशल केस आता है दैट इज ऑफ इराइथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, जो कि हमारे 11th क्लास के सिलेबस में जहां पर ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस की है वहां पे इसको डिस्कस किया गया है, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट ये याद रखेंगे कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है। फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इमरजेंसी केस में आप करवा सकते हो, अगर पेशेंट की जान बचाना है, मान लीजिए बहुत ब्लड लॉस हो गया तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन आप करा सकते हो बट सेकंड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आरएच की कहानी। एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं और एबीओ ब्लड ग्रुप बहुत सिंपल है। एबीओ भी चेक किया जाता है जब भी कभी किसी रिसीवर को ब्लड दिया जाता है, और आरएच एंटीजन भी चेक किया जाता है। तो आज आरएच एंटीजन का इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, जो एक स्पेशल केस है इराइथ्रोब्लास्टोफिटेलिस का, जिसमें मदर से फीटस यानी कि जब एक प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस में एक बेबी वहां पे डेवलप हो रहा होता है, एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, उस केस में कैसे फीटस की डेथ हो जाती है अगर ब्लड मैच नहीं कर रहा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, उसमें डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो एक बार इराइथ्रोब्लास्टोफिटेलिस आप खुद से भी पढ़ लेंगे और जब मैं आपको बताऊंगी तो आई होप वो पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।